अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महंगाई से निढाल आवाम को एक और झटका देने की तैयारी है। निगरान हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल का झटका देना है और पेट्रोल 10 और डीजल 22 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़ दे दी है, जिसके बाद पेट्रोल 283 जबकि डीजल 293 रुपये लीटर हो जाएगा। सेक्रेटरी खजाना के ज़राए ने दावा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत की जाएगी, जबकि कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला अनवारुल हक की मंजूरी के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक कल 16 अगस्त से होगा। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे राना भाई साहब ने। राना साहब, इस वक्त आप आवाम में मौजूद हैं, इस आवाम का जिसका पहले ही इसका जिसे कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी पे इतना वजन डाला जा चुका है, अब मजीद वजन क्या बर्दाश्त करने के काबिल है? क्या कहना है आवाम का? जी बिल्कुल, जो है जैसे ही ये खबर सुनी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो पेट्रोल पंप पे भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो अवाम है उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेट्रोल ले लिया जाए ताकि महंगा होने से पहले जो है अपनी जो टैंकी है बाइक की या गाड़ी की उसको फिल करवा लिया जाए। जबकि जब इस हवाले से उनसे बात भी करते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, पेट्रोल जो है 15 रुपए तक महंगा होने का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जितनी उसकी कॉस्ट है वही नहीं पे की जाती, तो ये 15 रुपये और बढ़ाना चाह रहे हैं। यकीनन ये हुकूमत तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। आप क्या कहेंगे? सर पहले बहुत महंगाई है, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं। पहले मतलब है कि पेट्रोल सस्ता था, अब दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। बढ़ाते 15 रुपये और कम 2-3 रुपये करते हैं। ये नाइंसाफ़ी है, ये बहुत। आप इधर पेट्रोल डलवाने हैं? जी पेट्रोल डलवाने हैं हम। आप ये गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान है। ये और भी साहिब हैं, एक उनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे? सर ये सब लुटेरे आए हुए हैं, सब नाल मेले में हुकूमत के साथ मिली हुई है। ये खुद खा रहे हैं, लोगों को ही खा रहे हैं। ये हुकूमत है, हम नहीं मानते ये हुकूमत कर रही है। क्या करें, ये तो मजाक कर रहे हैं। आए दिन तेल बता रहे हैं, आए दिन 20 रुपये 30 रुपये बता रहे हैं। ये क्या कर रही है हुकूमत? कर रहे हैं, इनको खुद ब खुद जाना चाहिए इनको, लोगों को। ये क्या करें हुकूमत? जी आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि जो पेट्रोल है उसमें जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं। हुकूमत 15 रुपए तक पेट्रोल बढ़ाने का इम्कान है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इस मुल्क दा अल्लाह ही वारिस है। और तो पिछू पेट्रोल पंप तेल लवन लग गया पिछले पेट्रोल पंप तो उन्हें कहा 300 तो बाद नहीं देना। ये हराम दी कमाई नहीं हो रही की है। अगर गरीब बंदा चोरी करे दे बंदू पकड़ के फैर मार देंगे कि चोरी की है। जी क्या कहेंगे, महंगा हो रहा है पेट्रोल? अब डिकेटियाँ होनी और क्या होना है। लोग ऐसे ही काम करेंगे, डिकेटियाँ करेंगे, वारदातें करेंगे, छीनेंगे, किधर से खाएंगे लोग? 300 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी की वो लोग क्या करेंगे? जिसके 4 बच्चे खाने वाले हों क्या करेंगे वो लोग? अब डिकेटियाँ ही लोग करेंगे। जी ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है? सर हम तो यही कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो खत्म हो गया सब कुछ। ये लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। उनकी आपने गुफ्तगू भी सुनी, उनके जो जज्बात हैं, उनका ये कहना है कि पहले ही महंगाई बहुत है और पेट्रोल अब मजीद महंगा होगा तो उनके लिए गुजर बसर करना काफी मुश्किल होगा। कराची की सूरत हाल जानते हैं, मोहम्मद सलमान PNN न्यूज के नुमाइंदे हैं मौजूद वहां पे। सलमान, ये बताइएगा कि कराची वालों ने तो डेफिनेटली टैक्स भी कराची वालों ने बहुत दिया, कराची वालों ने मईशत में हिस्सा भी बहुत डाला है और बोझ तो खैर बराबर का पड़ेगा। क्या राय है आवाम की जो एक नया इजाफा होने जा रहा है? अली साहब, मैं आपको बताऊं कि अब जो है वो लोगों की हालत ये हो गई है कि अब लोग बोल भी नहीं सकते हैं कि उनके साथ जो ज्यादती हो रही है। बोला वहां जाता है जहां पर कोई सुनने वाला हो, यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं रहा। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे हम पूछते, इनसे पूछेंगे, इनसे लोगों से बात करेंगे तो लोग ये कहते, लोग ने अब कहना ही छोड़ दिया यहाँ पर। सर ये बताइएगा, आप पेट्रोल पर दोबारा जो है वो 20-22 रुपए जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं, किस तरह से गुजर बसर एक गरीब आदमी का हो रहा है? बहुत मुश्किल है, गुजर बसर नहीं हो सकता। हुकूमत को चाहिए अवाम का ख्याल रखें और ये पेट्रोल कम करने की कोशिश करें, नहीं तो अवाम बहुत परेशानी में मुब्तला है। इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, ये देखें, ये लोग ये बात करते हैं कि किसी तरह जो है वो इस पेट्रोल की कीमत जो है उसको कम किया जाए, गुजर बसर जो है वो मुश्किल हो गया है। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, ये लाइनें लगी हुई हैं। जैसे इत्तला मिलती है कि कुछ महंगा होने वाला है तो ये 20-25 रुपये ही बचाने के लिए लोगों की लाइनें लग जाती हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर और मजीद लोगों से,
भाई आप हमें बताइएगा, ये पेट्रोल पर मजीद जो है वो एक और बम आवाम पर मारा जाएगा। 20-22 रुपए का इत्तलात है, इजाफा कर रहे हैं। किस तरह से जी रहे हैं? कराची टैक्स देता है, किस तरह इसको टैक्स देने के बावजूद अजियत पहुंचाई जा रही? देखिए, अब इसके ऊपर क्या बंदा बोले, किसको बोले? कोई है सुनने वाला, कोई है करने वाला, तो मुझे बताएं क्या करें। जैसे सब चल रहा है वैसे ही चल रहा है अभी। किस तरह से एक तनख्वाह में 30-35 हज़ार तनख्वाह में किस तरह से गुजारा होता है? पेट्रोल कितना लग जाता है? भाई मुझे जहाँ पर अगर 1000 रुपये का पेट्रोल एक हफ्ते चलता था, ये अभी 2 दिन भी नहीं चल रहा है 1000 रुपये का पेट्रोल। ठीक है, बाकी इसके अलावा और इतने खर्चे हैं, वो तो अभी किसी खाते में नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल है, पेट्रोल पे आपके सामने मसला ये कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार ना। कोई कौन बोलेगा, आप मुझे बताएं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये भी यही कहते हैं कि जहां 1000 रुपए का पेट्रोल जो है पहले हफ्ता गुजारा चलता था, ये इनके पास 150 मोटरसाइकिल है, 150 सीसी मोटरसाइकिल है। तो इस मोटरसाइकिल में जो है वो अगर पहले 1 लीटर पेट्रोल में जो है वो जो कि 150 से लेके पिछले 1.5 साल के अंदर जो है वो 272-73 तक पहुंच गया। तो इसमें पहले अगर गुजारा हो जाता था, 10-15 दिन चल जाता था इनका 1000 रुपए का पेट्रोल, 1500 का पेट्रोल, तो वो अब जो है वो 2 दिन भी नहीं चलता, क्योंकि इनकी ये 150 मोटरसाइकिल जो है वो सिर्फ 40 किलोमीटर जो है वो तकरीबन 1.5 सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। राना वहीद, आपने हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। मजहबी शिद्दत पसंदी के बाद अब पाकिस्तान को सियासी शिद्दत पसंदी का सामना है। तहरीक इंसाफ के हामी सियासी शिद्दत पसंदी की इंतहा को पहुंच चुके हैं, एक कल्ट बन गए। इनके पास फलसफा या नजरिया अगर कोई है तो वो बस है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो इन्हें बता दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर अपनी ही किसी बात से फिर जाते हैं और कोई नया मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो कल्ट का मौक़िफ़ भी बदल जाता है। वो परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहें तो कल्ट मान लेता है। वो इसी परवेज़ इलाही को अपना वज़ीर आला बनाए, कल्ट तब भी सवाल नहीं करता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिस पर चोर होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, कल्ट इसे चोर मान लेता है। वो कहीं के IMF से कर्जा नहीं लूंगा तो कल्ट पूछता नहीं है फिर मईशत कैसे चलाएंगे। वो कहेंगे कि पाकिस्तानियों का दूसरा 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है, वापस लेकर आऊंगा। फिर जब मालूम हुआ कि 200 अरब वाली बात झूठ थी और वापसी का सवाल ही नहीं, तब भी कल्ट को कोई एतराज नहीं होता। ये कल्ट सियासत भूलकर नफरत में गर्क हो चुका है। इस कल्ट के नजदीक बस वो दुरुस्त है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हामी हैं, बाकी सब गलत हैं और काबिले नफरत हैं। फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हर मुखालिफ इस कल्ट की नफरत का शिकार बनता है। अभी गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट इसी कल्ट की नफरत का निशाना बनी। इनके बेटे की मौजूदगी में उनके साथ बदतमीजी की गई, उनका पीछा किया गया, बोतलें फेंकी गई, उनके बारे में तौहीन आमेज और गैर इखलाकी जुमले बोले गए। गली में शोर है, हिना परवेज भट्ट शोर है। नवाज शरीफ बकरी बकरी रुक बकरी रुक। हिना परवेज, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तू इधर आ, माँ का दूध पिए तो इधर आ। मैं नहीं तो शखाना फौजदारी केस में जिस जज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजा सुनाई है ये कल्ट उनके पीछे भी पड़ चुका है। वो जुडिशल ट्रेनिंग के लिए लंदन पहुंचे तो यूनिवर्सिटी में इन्हें हरासा किया गया और ये मुहिम भी चलाई गई कि जिस यूनिवर्सिटी में वो वजीर तालीम है, इंटरनेट पर उसकी रेटिंग गिराई जाए। ये इंसाफ का नंबरदार, आपने कैसे ये फैसला कर लिया? मुझे मेरी बात सुने, आपने कैसे मुझे भेज दिया? सलामत साहब आप जवाब दें। आपके साथ क्वेश्चन सर, मुझे करप्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस कल्ट को अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज है। कल्ट के अरकान बार बार इस अज़्म का इजहार भी कर चुके हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खातिर अपने बच्चे तक कुर्बान कर देंगे। और तो और नाज़रीन, PTI कल्ट के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ वतने अजीज पाकिस्तान से भी बढ़कर अजीज है। पार्टी चेयरमैन की हुकूमत जाए या उन पर कोई आफत आए, ये कल्ट अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट तक फाड़ देता है, बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान की माशी इमदाद बंद करने के मुतालबे करता है।
मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब भी बरतानिया में इसी कल्ट के हाथों हरासानी का शिकार हुई। उन पर आवाजें कसी गईं, इन्हें नाजेबा नामों से पुकारा गया, इनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस कल्ट की जानिब से नफरत की बुनियाद पर तफरकेबाजी का सिलसिला मजहबी मकामात पर भी नहीं रुकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ये मुकल्लिद मस्जिद नबवी के अहाता में भी सियासी नारेबाजी से बाज नहीं आए। जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे तो वफ्द लेकर मस्जिद नबवी हाजिरी के लिए गए थे। तहरीक इंसाफ के हामियों ने इस मुकद्दस मकाम पर भी वफाकी काबीना अरकान के साथ बदतमीजी की। मुस्लिम लीग नून की उनके रहनुमा हसन इकबाल भी कल्ट की बदतमीजी का निशाना बने। वो मोटरवे पर सफर के दौरान भेरा के मकाम पर एक रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए रुके, तब इस कल्ट के अरकान ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। नाज़रीन, ये वो कल्ट है जो अपने लीडर की गिरफ्तारी पर शोहदा की यादगारें पामाल कर देता है। ये कल्ट ना किसी फनकार को बख्शता है, ना गुलकार को, ना खिलाड़ी को, ना ही मोटिवेशनल स्पीकर को। ये कल्ट मारूफ शख्सियात को चेयरमैन पीटीआई के अलावा किसी और की हिमायत तक का हक नहीं देता। अली जफर शेर के निशान वाली शर्ट पहन लें तो उनके पीछे पड़ जाता है। कासिम अली शाह एक मुखालिफाना राय का इजहार कर दे तो उनके खिलाफ महाज बना लेता है। इस कल्ट का नजरिया है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ है बस वही मोतबर है। बात करेंगे हम तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से और सवाल पूछेंगे कि क्यों सवाल करना जुर्म है। आपके तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह अबड़ू साहब ने साहब हिना परवेज भट्ट, मरियम औरंगजेब, पीडीएम के वो लीडरान जो के मदीना मुनव्वरा में थे, मुकद्दस तरीन मकाम पे थे, कल्ट ने किसी को नहीं बख्शा। आपके कल्ट ने किसी को नहीं बख्शा। सर, ये जो अदम बर्दाश्त से कल्चर आपने अपनी जमात में और अपने हामियों में पैदा कर रखा है, इसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? अगर आप इसके खिलाफ हैं तो क्या वजह है कि आपके हामी इसके इतने अच्छा समझते हैं इसको? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो हिना परवेज भट्ट का इशू है आप कह रहे हैं, तो लाजमी देखिए ना, ये ऐसे होना नहीं चाहिए पॉलिटिकली। जिस भी पार्टी के वर्कर्स हों ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लीडर्स को भी ये देखना चाहिए कि हम जब किसी भी टीवी चैनल्स पे बैठते हैं या मीडिया पे आते हैं या इवन हम जब ट्वीट करते हैं कोई, तो हमें भी अपनी जो है वो जो इखलाकियात है वो हमें भी भूलनी नहीं चाहिए। अगर कोई लीडर आउट ऑफ वे जाके उसके अपने जातियात पे आता है तो फिर तो देखिए लोगों का भी रवैया ऐसे ही होता है। नंबर 2, आपने जज की बात कही कि देखें जज साहब ने जिस उजलत में डिसीजन दिया, हाँ जी, कि कोई पाकिस्तान का या कोई भी इलाका देखे, कोई भी मतलब महज़ब मुआशरा इसकी इजाजत देता है क्या? एक ही घड़ी का वाकया था पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सर, टॉपिक ये नहीं सर, देखिए आपने मजम्मत करते करते उस एक्ट को जस्टिफाई भी कर दिया कि अगर आप ट्वीट ऐसे करोगे तो हम आपको बोतलें मारेंगे, 20 सड़क खड़े होकर आपके बेटे के सामने आपको गंदी नंगी गालियां देंगे। आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस मिजाज की आप मजम्मत नहीं करते। ये मिजाज सर आपका अपना पैदा किया है, आप क्यों मजम्मत करेंगे इसकी? सवाल यह है कि आप इसको रोकते क्यों नहीं है? देखिए, मैंने आपको अली भाई पहले ही आपको मैंने बता दिया कि हम लीडर्स को अपना जो रवैया है वो सही करना चाहिए। जब हम लीडर्स ऐसी बातें करेंगे तो फिर ऐसा ही जो है वो रिएक्शन आता है पब्लिक से। आप नून लीग की पूरी लीडरशिप को देखेंगे, खान साहब के लिए उनके क्या क्या जो है वो रिमार्क हैं। बाकी जहां तक आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी, देखें खान साहब तो जेल में है इस वक्त। जो नून लीग की बड़े में बड़ी ख्वाहिश थी, आपने देखा कि नून लीग की लीडरशिप ये कह रही थी ना कि ये तराजू के पलड़े बराबर होने जाए। अभी तो पूरी तराजू ये लेके गए हैं, पलड़ू की तो बात ही नहीं है। भाई खान साहब अभी जेल में हैं, इनके जज के हिसाब से खान साहब जो हैं वो अभी जो है डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इनको तो यही चाहिए। अभी आप देख रहे हैं डेली जो खान साहब के केसेस हैं कोर्टों में, डेली उनकी जमानत जो है वो रिजेक्ट हो रही है। इसकी वजह क्या है कि कल इस नाम नेहाद केस में जब उनकी बेल हो जाएगी या केस खत्म हो जाएगा, लाजिम हायर कोर्ट पड़ी है, हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी हमारे साथ, हमारे वकला को सुनेगी और जो फैसला हक के बुनियाद पे होगा हमें उम्मीद है उन दोनों हायर कोर्ट से। तो लेकिन देखें जब ये सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो गवर्नमेंट की ये कोशिश थी पीडीएम की कि अभी उनकी सारी जो जमानतें हैं दूसरे केसेस में, डेली आप देख रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि आज 2 केसेस में जो बेल है खत्म हो गई। मैं आपकी सियासी जो बैटल है मान लिया, सियासी बैटल में, सियासी जंग में आपके साथ ज्यादती हुई, आपने भी ज्यादती की अपने दौरे हुकूमत में, राना सनाउल्लाह उसकी जिंदा मिसाल है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो अवाम के अंदर आपने एक ऐसी अदम बर्दाश्त पैदा कर रखी है, आपके नजरिए की मुखालफत नहीं कर सकता, आपकी राय की मुखालफत कर दे किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो आपके हामी उसके पीछे पड़ जाते हैं।
आप क्यों मना क्यों नहीं करते इमरान खान साहब के आज के बाद नवाज शरीफ के घर के बाद एवन फील्ड के बाहर एहतजाज नहीं होगा, या वो मना क्यों नहीं करते कि जमामा के घर के बाहर एहतजाज नहीं होगा? क्यों नहीं आप इनिशिएटिव लेते? देखिए जी, बात सिंपल सी है, सारी सब पार्टियों को, अपने वर्कर्स को ये कहना चाहिए कि हमें किसी भी ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। एक इखलाकियात होती है वो होनी चाहिए, हमारी पार्टी भी करेगी। खान साहब अंदर है, हम तो, आप मुझे जहां तक जानते होंगे, मेरी कोई भी एक स्पीच निकालें, कोई मेरा टीवी इंटरव्यू निकालें कि मैंने कोई मतलब ऐसे बेसलेस किसी पे जो है वो तनकीद भी की हो। जो हकायक हैं वो आवाम के सामने लाते हैं। लेकिन देखें आजकल, आज पाकिस्तान की पब्लिक को देखें ना, पूरा जो पाकिस्तान की पूरी जमायतें हैं जो इस वक्त हुकूमत में थी, आप इसको इस कॉन्टेस्ट पे न लें कि मैं उसको पॉलिटिकली ले रहा हूं, लेकिन आप देखें अवाम की अवेयरनेस पे मैं आपको बताता हूं। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं खान साहब खत्म हो गया, पीटीआई खत्म हो गई, लेकिन अवाम नहीं मान रहा है ना। अवाम की राय को किसी टीवी चैनल पे, किसी मीडिया पे आके बंद तो नहीं किया जाता। हाँ, टीवी चैनल बंद हो सकते हैं, मीडिया पे पैमरा की जो है वो पाबंदी लग सकती है, लेकिन अवाम पे जो है पैमरा पाबंदी नहीं लगा सकती। तो देखिए, अवाम जब ये देखेगा कि जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो उसका रिएक्शन देते हैं वो, तो उस पे हाँ ठीक है ना, बाकी पार्टी है, पार्टी का मौक़िफ़ आना चाहिए। चलें ठीक है, अब्दुल शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और हामियों को पैदर पे गिरफ्तारियों का सामना है। एक केस से छूट भी जाते हैं तो किसी और केस में धर लिए जाते हैं। आज बुशरा बीबी की अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की ट्वीट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक छोटे सेल में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। सेल में जगह इतनी तंग है कि अपने सामान का बैग भी वहां नहीं रखा जा सकता। सेल में खुला वॉशरूम है जिसमें एक ही पानी की बाल्टी है, वही नहाने के लिए, वही टॉयलेट फ्लश करने के लिए है। इनके सेल के करीब कोई अमला तक नहीं ताकि वो किसी से बात भी न कर सके। तहरीक इंसाफ के हामी सियासतदान शेख रशीद ने भी सवाल किया है कि उनका जुर्म क्या है। उनकी बहनों के घर हमला किया गया, भाइयों के घर हमला किया गया, भतीजियों के घर हमला किया गया, घरों में मौजूद कीमती सामान लूटा गया, इन्हें जश्न आज़ादी का जलसा न करने दिया गया। इससे पहले जून में भी उनके घर छापा मारा गया था। इनके मुताबिक इनके मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया, घर में मौजूद अशिया तोड़ी गई थी। अब फिर ऐसा होने पर शेख रशीद पूछ रहे हैं उनका जुर्म क्या है। हमारा जुर्म क्या है? हम पाकिस्तान के वो वफादार लोग हैं जिन्होंने 16 दफा वजारत पे, जिन पे कोई करप्शन का केस नहीं, और पाक फौज के साथ खड़े होते हैं। 2 दफा पाक फौज की वजारतों में रहे और 9 मई के वाक़े की मजम्मत करने वाले लोगों में शामिल हैं। गिरफ्तारी, रिहाई और फिर गिरफ्तारी का सिलसिला परवेज इलाही के साथ भी जारी है। उन पर पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का मुकदमा है, ठेकों में करप्शन का मुकदमा है, दहशतगर्दी का मुकदमा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। हर मुकदमा मुख्तलिफ इदारे ने बना रखा है। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा बनाया हुआ है, नैब ने मुकदमा बनाया हुआ है, FIA का मुकदमा है, पुलिस से मुकदमा बनाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी नज़रबंदी की मुद्दत मुकम्मल हुई थी और अडयाला जेल से रिहा किया गया था, लेकिन रिहाई के फौरन बाद नैब ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान एक बार गिरफ्तार किए गए, अदालत के हुक्म पर रिहाई मिली तो दूसरी बार फिर गिरफ्तार किया गया, फिर अदालत के हुक्म पर रिहाई मिली तो तीसरी बार गिरफ्तार किया गया, फिर चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार और 7वीं बार यही कहानी दोहराई गई। PTI के रहनुमा शहरियार आफरीदी की भी है गिरफ्तारी की परेशानी के साथ साथ उन पर सदमा यह भी गुजरा कि 13 जून को उनके भाई इंतकाल कर गए और वो जनाजा तक ना पढ़ सके। फिर ठीक एक माह बाद 13 जुलाई को इनकी हमशीरा भी इंतकाल कर गई। PTI रहनुमा उस्मान डार के घर छापा मारने वालों ने तो वहां मौजूद खवातीन से बदतमीजी भी की और घर में मौजूद अशिया भी तोड़ डाली। दीगर क़यादत को भी तरह तरह से हरासा किया गया, उनके ज़राए आमदन को नुकसान पहुंचाया गया। जरताज गुल, उनके शौहर और ससुर की ज़ेरे मलकियत मार्केट सील की गई। खुरम शेर जमान का रेस्टोरेंट गिराया गया। डॉक्टर जरका तैमूर के 2 क्लिनिक्स को सील किया गया। इस सारी सूरत हाल पर जो मैं बोलना चाहता हूं शायद बोल ना पाऊं नाज़रीन, या फिर ज़्यादा बोल ना सकूं, लेकिन ये नज़्म मेरे जज्बात की अक्कासी करेगी। जंगलों का भी कोई कानून होता है। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के इस्तफसार पर इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने कंधे उचका दिए। लालमी के इस हार के बाद इस अनोखे अंदाज का मतलब सिर्फ और सिर्फ हनूज दिल्ली दूरस्थ है। दूसरी जानिब इलेक्शन से पहले ही निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक पर उंगलियां उठ रही हैं कि वो सियासी जमातों नहीं बल्कि किसी और का हुस्न इंतखाब है।
ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की चॉइस नहीं थे। PPP में और PMLN में डॉक्टर मालिक साहब पर इत्तफाक हो गया था। तहरीक इंसाफ ही नहीं, साबिक शहबाज शरीफ हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमातें भी यही बयानियां अपना रही हैं। जहां बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने एलानिया तौर पर अनवारुल हक काकड़ को बतौर निगरान वजीर आजम मुस्तरद किया दिया है, वहां नून लीग की हम पल्ला जमात पीपल्स पार्टी भी जेर लब शिकवा कुना है। साहब ने बनाई थी और प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी। उस कमेटी में जो ख्वाजा आसिफ ने हया सादिक के नाम दिए और जो एक नाम हमने दिया, उनमें से ये नाम नहीं है। अब जो हो गया नहीं रखनी चाहिए कि वो अपनी आइन और कानून के स्पिरिट के तहत इलेक्शन टाइम पे होंगे और हमें अच्छी भी उम्मीद रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ साफ छुप भी नहीं रही और सामने आ भी नहीं रही, लेकिन साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद डंके की चोट पर पीपल्स पार्टी के अधूरे सच की तस्दीक कर रहे हैं। खुर्शीद शाह जो कुछ अब बैनल सुतूर कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस नाकामी का एतराफ भरे ऐवान में कर चुके। हमारा सिलेक्टेड हुकूमत का मुखालफत करते हुए एक पॉइंट पे हम सब जोर देते थे कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, और मेरा ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी निगरान सेटअप से मुतमईन है? अगर नहीं तो वो खामोश तमाशाई क्यों बनी बैठी है? सवाल यह भी है कि क्या पीपल्स पार्टी को जल्द इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या वो भी पीछे उस इमाम अल्लाह अकबर कह चुकी है? बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर जनाब कमर जमान कायरा साहब से। कायरा साहब, आपका शुक्रिया। क्या आप इस इंटरिम सेटअप से मुतमईन है सर? हाँ, इत्मीनान कल सामने आएगी, लेकिन अभी उनके लिए अभी तो उनकी पर्सनैलिटी को देख के ये कहा जा सकता है कि वो एक समझदार, पढ़े लिखे और वेल वर्स्ड आदमी हैं, और अभी तक उनको जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसमें वो बदरजा आसन उन्होंने निभाई हैं। सो ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। उनके लिए दुआ भी है, उनके साथ हमें सबको तावन भी करना चाहिए, और इत्मीनान तो तभी होगा जब उनकी परफॉर्मेंस सामने आए। अच्छा, आप तो चाहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, लेकिन आपके जो इत्तेहादी रह चुके हैं नून लीग वाले, वो तो अभी से कहना शुरू हो गए कि ताखीर होगी। देखिए, इलेक्शन के अंदर ताखीर का तो तय हो गया कि होनी है, हल्का बंदियां होनी है, वो ताखीर हो जानी है, लेकिन ताखीर कितनी होनी है? यानी जो हल्का बंदियों के लिए रिक्वायर्ड टाइम है वो भी मिनिमम इस्तेमाल होना चाहिए, मैक्सिमम की तरफ नहीं। और मेरा ख्याल है, जिस तरह आप सारे लोगों का ख्याल है कि भाई जनवरी फरवरी के मिड में कहीं इलेक्शन की डेट होनी चाहिए, कोई आगे जाने का अमकान नहीं होना नहीं चाहिए। अच्छा, बिलावल साहब तो कहकर गए, हालांकि आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, बिलावल साहब तो कहकर गए कि हमें मुश्किलात में छोड़कर जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस, हमारा जो नई जदीद अहद की पॉलिटिक्स है, वो तो स्टेटस को के पहले भी खिलाफ थे, तो उन्होंने उस बड़े तनाजुर में बात की है, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमें जदीद अहद को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाने की और अपनी पॉलिटिक्स को डिजाइन करने की जरूरत है। उन्होंने सर ये भी कहा है ना कि इदारों को हुदूद में नहीं रख सके, तो बिलावल भुट्टो ने स्पेसिफिकली ये क्यों कहा? लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। हमने ये दावा हमेशा किया, पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये कोशिश थी कि जो आईनी दायरा कार है, सारे इदारे बशमूल पार्लिमान के, हुकूमतों के, जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो अदलिया, सारे लोग अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहें। यही एक बेहतर तरीका है, इसी के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो हम बार बार कोशिशों के बावजूद उसको पूरी तरह उस पर अमल दरामद नहीं कर पाए। यही बात उन्होंने कही है। एक साल के अंदर हमने क्या कर लेना था, क्या साहब वक्त चुके कम है कि बाप पार्टी का रुख अचानक नून लीग की तरफ हो गया, आपको छोड़ गए, ये आपको अननेचुरल नहीं लगा? आप तशवीश नहीं हुई आपको इस पर? सबके साथ अपने अपने डायलॉग हो रहे थे, हर जमात अपने अपने मफादात को देख के फैसले करती है। अब तो बाप के साथ था, अब और बात देखिए ना, अब तो वो चेयरमैन सेनेट भी हैं, अब वो मुल्क के वजीर आजम भी हैं, अब तो उन्होंने कहा है हम किसी जमात में नहीं जा रहे, लिहाजा ये सवाल फिलहाल तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। अच्छा, ये जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है,
इसका अचानक मुआरजे वजूद में आना, ये क्या पंजाब में नून लीग का मुतबादिल है सर? इसी तरह के शाबे मिलते हैं जी, लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं, इसी तरह के तबसरे हो रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, नेचुरली उगे हुए पौधे ही जो हैं बाराबर होते हैं। गमलों में उगाए गए पौधे जो हैं वो खूबसूरत तो लग सकते हैं, समरावर जरा कम होते हैं। ये हमारी तारीख भी है, दुनिया की तारीख। काला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आगे बढ़ते एक वक्फा लेंगे। नाज़रीन, ISI के साबिक शोहरा आफाक सरबरा जनरल रिटायर्ड हमीद गुल को बिछड़े 8 साल हो गए हैं। 20 नवंबर 1936 को सरगोधा में तुलू होने वाला ये अस्करी तारा 15 अगस्त 2015 को रावलपिंडी के शहदा कब्रिस्तान में गुरूब हो गया। दुनिया के 5 अस्करी दिमागों में एक माने जाने वाले जनरल हमीद गुल को वो मुनफरिद एजाज़ मिले कि दुनिया की फ़ौजी तारीख उन पर रश करती है। जनरल हमीद गुल को पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल होने का एजाज़ हासिल हुआ। इन्हें पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी फ़ौजी मशकों ज़रब मोमिन की सरबराही का एजाज़ मिला। उन्होंने भारत की रॉ समेत दुश्मन एजेंसियों को तिगनी का नाच नचाया। वो कहा करते थे, मैं मुसलमान भी हूं और पाकिस्तान भी, मेरे अंदर सिर्फ पाकिस्तानियत है। वो कहा करते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं बल्कि कश्मीर है ही पाकिस्तान। सऊदी अरब ने इन्हें मुजाहिदे इस्लाम का खिताब दिया। जनरल हमीद गुल ने इस 80 की दहाई में मुंह जोर सुर्ख रीछ को अफगानिस्तान से मार भगाया, जबकि 9/11 के बाद ये पेशगोई भी की कि अमेरिका भी अफगानिस्तान में फतहयाब नहीं हो पाएगा। जनरल हमीद गुल की ये पेशगोई उनकी 6ठी बरसी यानी 15 अगस्त 2021 को उस वक्त हर्फ ब हर्फ पूरी हुई जब तालिबान दूसरी मरतबा तख्त काबुल के वारिस ठहरे। जनरल हमीद गुल अपने मिजाज के आदमी थे। उन्होंने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का चार्ज इस पेशावराना मंतक से वापस कर दिया कि मैं टैंक बनाने नहीं टैंक चलाने आया हूं। ये हमीद गुल ही थे कि जिन्होंने बतौर ब्रिगेडियर बरतानिया के आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल वॉर कॉलेज का अस्करी कोर्स ये कहकर ठुकरा दिया कि अंग्रेज कौन होता है, मुझे जंग सिखाने वाला, वतन के दिफा का फहम मेरे लहू लहू में दौड़ता है। जनरल हमीद गुल को यह एजाज़ भी हासिल है कि दीवार बर्लिन के इन्हदाम पर इन्हें भी तोहफे के तौर पर एक टुकड़ा भेजा गया जिस पर यह तारीख साज अल्फाज कुंदा थे कि इस शख्स के नाम जिसने इस दीवार पर पहली ज़रब लगाई थी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इसी मर्द मोमिन मर्द मुजाहिद के बेटे अब्दुल्ला गुल साहब। आप सरबराह हैं तहरीक नौजवान पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज स्टेज आपके पास है सर। सवाल तो मैं करूंगा नहीं, बस ये पूछूंगा आपसे कि आपको याद तो आते होंगे आपके लिए आपकी जो एक उनके साथ एक निस्बत, आपके साथ जो उनका ताल्लुक था, बड़ा प्यारा ताल्लुक था, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हैदर साहब, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ जो आपने इतने अच्छे अल्फाज और इतने खूबसूरत खराज तहसीन पेश किया। वो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी जो है वो बानी थे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा महसूस किया कि कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस चाहिए है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो आज इतनी मजबूत हुई कि पूरी दुनिया की नाक में दम गया हुआ है। ISI को नंबर 1 एजेंसी का रुतबा दिलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जो उस टाइम पे जंग में सोवियट्स के खिलाफ खड़ी हुई थी या सोवियत की तरफ से खड़ी हुई थी, उन सबको जो है वो फारिग किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 15 टुकड़े हुए, जिसमें से 6 इस्लामी रियासतें जो है वो मारज़ वजूद में आई। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के बाद एक नया वाक़या था जहां टेरिटोरियल एक्सपेंशन मुस्लिम उम्मा का हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान की वजह से उनको ये मुकाम अता फरमाया। और ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह का जो नारा आप अफवाज पाकिस्तान में सुनते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने जो है वो उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे उनको बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह का नारा जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुआ, जिसकी गूंज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी देखा कि किस तरीके से कबायली जिरगा के अंदर हमारे सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है वो बबांग दोहल कहा कि हम जो है वो जहाद करते हैं। और यही बात मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि हम सिर्फ फौजी नहीं बल्कि जहादी भी हैं, और बाखुदा हमारी फौज जो है वो जहादी है, तभी तो जाके शहादत के रुतबे पे फायज होते हैं। क्या अफसर और क्या जवान, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है।
लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में मायूसियों के जो बादल हैं, मेरे वालिद बहुत डेंजरसली जो है ना वो पुरुमीद हुआ करते थे और कहते थे कि खौफ की बुनियाद के ऊपर कोई पॉलिसी कायम ना करें और हथियार रखना कभी कोई ऑप्शन नहीं होती, कि फियर इज नो पॉलिसी एंड सरेंडर इज नो ऑप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया कि एक पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके और कस्बे के अंदर पैदा होने वाला शख्स जो है उसको अल्लाह ताला ने एक शोहरा आफाक जो है वो उसको इज्जत से बख्शा और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन इंटेलिजेंस और रॉ और इसी तरीके से मुसाद और जो अमेरिकन CIA है, बाकायदा उन्होंने मुझे बताया कि हम जनरल हमीद गुल का जो पढ़ाया हुआ सबक है इंटेलिजेंस का, क्योंकि इनको मॉडर्न जो इंटेलिजेंस है उसका फाउंडर फादर भी कहा जाता है। पूरी दुनिया की मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज के अंदर कोई, मैं समझता हूँ, और इस पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरीन लोग मौजूद हैं, कल भी थे, आइंदा भी होंगे, आज भी मौजूद हैं। सिर्फ यह है कि हमें अपने वतन से प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मेरे अंदर भी वही खून दौड़ता है, मेरे अंदर भी वही लहू है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के करोड़ों जवानों के अंदर वही जज्बा और शौक मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद का था। और उनका क्या था, वो हमेशा कहते थे कि मेरे दो ही प्यार हैं, एक जो है मेरा वतन है और दूसरा जो है वो मेरी बीवी है। अल्लाह ताला ने मेरी वालदा को भी उनके पाए के अंदर जो है वो वहां तदफीन की है और वो शोहदा के कब्रिस्तान में पहली खातून है। मुझे आपकी जज्बात की कदर है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है जो आपको आपकी फैमिली को मिला। हमने एक फौजी की बात की है, अब्दुल्ला साहब एक बाप की बात बताइएगा, एज अ फादर बताइएगा क्या ताल्लुक था आपका उनसे? जबरदस्त ताल्लुक था। पहले तो मैं साफ सी बात है उनके साथ जाया करता था, अच्छी अच्छी जगहों पे जाते थे, वहाँ खाने वाने बहुत अच्छे मिलते थे, तो मैं इसके लिए जाया करता था। मैं उनका एक मुलाजिम भी था, जाती कपड़े इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना, साथ साथ जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरे उस्ताद भी बनते गए और फिर उनसे बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ बोलना नहीं कभी उन्होंने हमारे सामने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी के लिए कोई बुराई नहीं रखी और यकीन मानिए कि अपने लोगों के साथ बहुत मोहब्बत की। फौजी जर्नैल से अवामी जर्नैल बनने का सफर जो था वो मैं उनके साथ जो है वो कदम के साथ कदम मिला के तय किया। फिर जेल के अंदर हमें भेज दिया गया, हम जेल भी होके आ गए। हम एक आज़ाद अदलिया चाहते थे कि पाकिस्तान में एक सही मानों में वो निज़ाम आए जिसका हम वादा करके आए हैं और आज हम उसके करीब तर चले आ रहे हैं। बतौर वालिद जो है मैं समझता हूँ कि शफीक और हमेशा झूठ बोलने के ऊपर कभी माफ नहीं करते थे और लेकिन सच्चाई के साथ देते थे और यही वजह है कि आज लोगों के दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत मौजूद है। और पाकिस्तान के जवानों का मैं अपने वतन का शुक्रगुजार हूँ, अपनी अफवाज का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे वालिद जो है वो पाकिस्तान फौज के जर्नैल और सिपाही थे, वो किसी और के नहीं थे। और मुझे अपनी वर्दी के ऊपर, अपनी फौज के ऊपर और अपने पाकिस्तान के ऊपर फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला और जनरल हमीद बुलाएंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला साहब मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला जो है साहब के दर्जात बुलंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।